My dear students, I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर और साथ ही साथ सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर के जो स्नातक के विद्यार्थी हैं, कला के, विज्ञान के, वाणिज्य के, कृषि के, गृह विज्ञान के अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन, इससे संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनका हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज में हम सभी लोगों ने 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में, इस वीडियो में, आज की क्लास में हम सभी लोग 20 अन्य महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसका अभ्यास करेंगे। Everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग इस वीडियो में 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद राष्ट्र गौरव अर्थात राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र राज्य नहीं था। ध्यान दीजिए, कौन सा राज्य गणतंत्र राज्य नहीं था, नहीं प्रश्न है। और इसके आपके जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, वो दिए हैं। ए है शाक्य, बी है कौशल, सी है लिच्छवी एंड डी है मल्ल। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है, गणतंत्र राज्य नहीं था। तो गणतंत्र राज्य कौन कौन सा था? शाक्य था, लिच्छवी था, मल्ल था। जो कौशल था यह एक गणतंत्र राज्य नहीं था। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है। आप में से जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है, जिनका आंसर कौशल है, वो उत्तर सही है। कौशल जो है गणतंत्र राज्य नहीं था। अवंती, कौशल और मगध जो है, ये 3 जो राज्य हैं, ये गणतंत्र राज्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न संख्या 42, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोग NHRC कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? और आपके विकल्प हैं। ए 10 अक्टूबर 1993 को, बी 11 अक्टूबर 1991 को, सी 12 अक्टूबर 1993 को या डी 12 अक्टूबर 1991 को। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने पढ़ा होगा तो NHRC या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जब स्थापना थी वो 10 अक्टूबर 1993 को नहीं हुई है, 11 अक्टूबर 91 को, 91 में तो हुई नहीं, हुई 93 में। और किस डेट को हुई? 12 अक्टूबर 1993 को हुई। तो इस तरह से आप में से जितने लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर सही है, आपका उत्तर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको हम लोग NHRC के नाम से जानते हैं, यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो सी है, 12 अक्टूबर 1993। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43, प्रश्न संख्या 43, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को छीना नहीं जा सकता है? और आपके विकल्प हैं। ए भाषण का अधिकार, बी संचरण का अधिकार, सी प्राण का अधिकार या डी बस जाने का अधिकार। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगता है, तो संविधान के अनुसार इमरजेंसी आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं? तो भाषण का अधिकार छीना जा सकता है, संचरण मीन्स इधर उधर आने जाने का अधिकार छीना जा सकता है, कहीं भी बसने का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन प्राण का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में लिखा है
ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण और साथ ही साथ अनुच्छेद 21 या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, और दूसरा है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। इन दोनों को निलंबित नहीं किया जा सकता, इन दोनों को छीना नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डियर स्टूडेंट्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विकल्प हैं आपके ए जस्टिस एएस आनंद, बी जस्टिस एचएल दत्तू, सी जस्टिस अरुण कुमार मिश्र एंड डी है जस्टिस केजी बालाकृष्ण। तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? आनंद जी नहीं है, दत्तू जी नहीं है, बालकृष्ण नहीं है, बल्कि कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और इसके ऑप्शंस हैं आपके ए जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, बी जस्टिस एएस आनंद, सी जस्टिस श्री एम वेंकट चलैया या डी जस्टिस श्री जेएस वर्मा। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? वेंकट चलैया नहीं, वर्मा जी नहीं, आनंद जी नहीं, कौन थे? जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा। तो आप में से जिन्होंने ए ऑप्शन चुना, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके विकल्प हैं ए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, बी किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति एंड डी है सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, यह प्रश्न है। तो किसे बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश नहीं बन सकता है, किसी भी उच्च न्यायालय का नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वही जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। सो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 47, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स। प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? और विकल्प हैं आपके ए सारंग देव की रचना है, बी आमिर खुसरो की रचना है, सी नारद मुनि की रचना है या डी भरत मुनि की रचना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? सारंग देव की नहीं, नारद मुनि की नहीं, आमिर खुसरो की नहीं, भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र। सो यह डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में भारत मुनि के नाट्यशास्त्र का आज भी बहुत सम्मान है। तो भारत मुनि या भरत मुनि जो संगीत, नाटक और अभिनय के संपूर्ण ग्रंथ के रूप में जो है इनका जो नाट्यशास्त्र है इसका आज भी बहुत सम्मान किया जाता है। तो इस तरह से नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि या भारत मुनि की रचना है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या 48। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है मेघदूत के लेखक कौन हैं? और इसके विकल्प हैं आपके ए रविदास, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी कालिदास। तो कौन है प्रिय विद्यार्थियों मेघदूत के लेखक? रविदास नहीं, कबीरदास नहीं, सूरदास नहीं, कौन है? कालिदास जी हैं। सो हियर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कालिदास। कालिदास जो है वो मेघदूत के लेखक हैं। मेघदूत जो है महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात एक दूत काव्य है। तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है मेघदूत। तो इस तरह से
इसका जो राइट ऑप्शन हुआ, सही विकल्प है वो डी है, कालिदास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नाट्य कला है कौन सा है? इसके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ए रासलीला, बी रामलीला, सी अंकिया नाट एंड डी रमन। प्रिय विद्यार्थी, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रश्न में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि रासलीला और रामलीला दोनों उत्तर प्रदेश में जो है एक लोक नृत्य है, तो इसी में दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अंकिया नाट नहीं, रमन नहीं है, तो हम या तो ए चुने या तो बी चुने। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की हम बात करते हैं तो ए या रासलीला इसमें मानी जा सकती है, और बी या रामलीला भी उत्तर प्रदेश की एक नाट्य कला है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रासलीला। उत्तर प्रदेश की मुख्य जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उसमें रासलीला है, रामलीला है, ख्याल है, नौटंकी है, नकाल है, श्वांग है, दादरा है, चरकुला है। ये सारे नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में आते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में की गई जो रासलीला है वो रासलीला ब्रज की रासलीला के रूप में जानी जाती है। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की रासलीला को हम ब्रज की रासलीला के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी। तो ब्रज की रासलीला प्रसिद्ध रासलीला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 50 कहता है कि प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का सैद्धांतिक भाग होता था। जो कृषि उपज होता था उसमें जो राजा होते थे उनका कितना हिस्सा होता था, कितना सैद्धांतिक भाग होता है और होता था। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ए 1/6 या 1/6, बी है 1/8 या 1/8, सी है 1/10 या 1/10 और डी है 1/12। तो डी स्टूडेंट्स क्या होता था? प्राचीन भारत में कृषि उपज में राजा का जो सैद्धांतिक भाग होता था वो 1/8 नहीं, 12 नहीं, 10 नहीं, क्या होता 1/6 होता था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप में से जिन लोगों ने ए विकल्प चुना है आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 51, क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न संख्या 51 है कि निम्नलिखित महाजनपदों में कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके विकल्प जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके ऑप्शंस हैं ए मगध, बी कौशल, सी गंधार या डी वज्जी। तो प्रिय विद्यार्थियों, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन से महाजनपद में गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी? कहां पर गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी? तो गणतंत्र प्रणाली जो थी वो मगध में नहीं थी, गंधार में नहीं थी, कौशल में नहीं थी। कहां थी? वज्जी में जो है वो गणतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। तो इस तरह से आप में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। महाजनपद काल में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें से दो प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। वे कौन सी दो प्रकार की शासन प्रणाली थी? एक शासन प्रणाली थी राजतंत्री व्यवस्था, जो अंग में राजतंत्री व्यवस्था थी, जो अंग में, मगध में, काशी में, कौशल में, चेदी में, वश में, कुरु में, पांचाल में, मत्स्य में, सूरसेन में, अस्मक में, अवंती और गंधार, कंबोज जैसे महाजनपदों में राजतंत्र चलता था, राजतंत्री व्यवस्था थी। जबकि जो वज्जी और मल हैं ऐसे ही कुछ महाजनपद थे जहां पे गढ़ या संघ के अधीन जो है राज्य होता था। तो वज्जी और मल जो है ये क्या है? गणतंत्र प्रणाली वाले महाजनपद थे, और बाकी इनके सिवा जो अन्य महाजनपद है वे सभी राजतंत्री व्यवस्था के महाजनपद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सरल प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 4 वेदों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? और आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी आयुर्वेद या डी अथर्ववेद। तो डी स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे वेद हैं, आयुर्वेद कोई वेद नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो वेद के 4 भाग हैं उन 4 भागों में ऋग्वेद का नाम आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है और अथर्ववेद आता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारे 4 वेद हैं। ऋग का अर्थ होता है स्थिति, यजु का अर्थ होता है रूपांतरण, शाम का अर्थ है गतिशील और अथर्व का अर्थ है जड़। ऋग को धर्म से जोड़ा गया है, यजु को मोक्ष से जोड़ा गया है, साम को काम से जोड़ा गया है और अथर्व को अर्थ से जोड़ा गया है। और इन्हीं चारों के आधार पर ऋग अर्थात ऋग्वेद को धर्मशास्त्र, यजु अर्थात यजुर्वेद को मोक्ष शास्त्र, साम अर्थात काम को काम शास्त्र और अथर्व अर्थात अर्थ को अर्थशास्त्र की रचना
की संज्ञा दी गई है, रचना हुई है। तो इस तरह से 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से अभिप्राय धर्मशास्त्र से है, यजुर्वेद से अभिप्राय मोक्ष शास्त्र से है, सामवेद से अभिप्राय काम शास्त्र से है और अथर्ववेद से अभिप्राय अथर्व शास्त्र से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है कि आस्तिक का अर्थ होता है, और विकल्प है ए ईश्वर को मानने वाला, बी है पुराणों में विश्वास करने वाला, सी है स्मृतियों में विश्वास करने वाला और डी है आगम में विश्वास करने वाला। तो आस्तिक हम किसे कहते हैं? आस्तिक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो ईश्वर को मानता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है, ये विकल्प राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 कि अजंता संबंधित है। अजंता का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं या अजंता जो है किससे रिलेटेड है? विकल्प है आपके ए चित्रकला से, बी मूर्तिकला से, सी मंदिर वास्तु से या डी नाट्य कला से। तो डियर स्टूडेंट्स, अजंता जो है वो किससे संबंधित? मूर्तिकला से नहीं, नाट्य कला से नहीं, मंदिर वास्तु नहीं, बल्कि चित्रकला से संबंधित है। तो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। तकरीबन 29 चट्टानों को काट करके बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं वो बनाई गई हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं अजंता की गुफाएं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी यहाँ पर मिलते हैं जो अजंता की गुफाएं हैं। तो अजंता की गुफाओं में क्या है? वो चित्रकला से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55। निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? और इसके ऑप्शंस हैं ए इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, बी मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है, सी इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, डी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें 3 सही है, एक गड़बड़। पहला, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, सही है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं, सही है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है, भी सही है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन जो चुना है आप लोगों ने वो सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि 6 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। तो 6 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है, ना कि केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना था, सी विकल्प चुना, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल प्रश्न भी होगा आपके लिए। महाभारत विभक्त है, किसमें विभक्त है? ए पर्वों में, बी तरंगों में, सी अध्यायों में या डी कांडों में। तो प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत किसमें विभक्त है? महाभारत पर्वों में विभक्त है, ना कि तरंगों, कांडों और अध्यायों में। हम सभी जानते हैं कि जो महान हिंदू एवं भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसका नाम महाभारत है, यह पर्वों में विभाजित और इसमें कुल 18 पर्व हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न संख्या 57 कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? अधिकांशतः यह प्रश्न पूछा जाता है और इसके जो ऑप्शन है वो है ए 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक और डी है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। तो प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष या 62 नहीं है, 6 वर्ष या 65 नहीं है, 5 या 65 नहीं, बल्कि क्या है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। इसमें से जो सबसे पहले होता है वही जो है माना जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही उत्तर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या जब तक कि उनकी उम्र 70 वर्ष की ना हो जाए वो होता है। इनमें से जो दोनों में से जो पहले हो, या तो 5 साल पहले हो जाए या 70 वर्ष पहले हो जाए उनकी आयु या उम्र, तो वो मानी जाती है उनके कार्यकाल का समय।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 58, प्रश्न संख्या 58 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है कि रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है, और आपके विकल्प हैं ए 3 कांड में, बी 7 कांड में, सी 4 कांड में या डी 6 कांड में। तो प्रिय विद्यार्थियों, रामचरितमानस आप सभी लोग जानते होंगे कितने कांडों में विभक्त है। 3 में नहीं, 4 में नहीं, 6 में नहीं, बल्कि 7 कांडों में विभक्त है रामचरितमानस। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। रामचरितमानस की रचना हम सभी लोग जान रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई है, और यह जो है 7 खंडों में विभक्त है। इन 7 खंडों के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड और उत्तरकांड। तो बालकांड 1, अयोध्याकांड 2, अरण्यकांड 3, किष्किंधाकांड 4, सुंदरकांड 5, लंकाकांड 6 और उत्तरकांड 7। तो इस तरह से कुल 7 कांड है रामचरितमानस में। छंदों के अनुसार यह देखा जाए तो बालकांड और किष्किंधाकांड जो क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड, अर्थात जो बालकांड है वह सबसे बड़ा कांड है, किष्किंधाकांड जो है वो सबसे छोटा कांड है। तो ध्यान दीजिए, बालकांड और किष्किंधाकांड, बालकांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधाकांड सबसे छोटा कांड है। तो यहां से भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा कांड है और कौन सा सबसे छोटा कांड है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है, और आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति नहीं शामिल होता, बी प्रधानमंत्री नहीं शामिल होता, सी लोकसभा अध्यक्ष नहीं शामिल होता या डी मुख्य विपक्षी दल का नेता नहीं शामिल होता। तो कौन नहीं शामिल होता डियर स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री होता है, विपक्षी दल का नेता भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है, कौन नहीं होता? राष्ट्रपति नहीं होता है उसमें सम्मिलित। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए के अध्यक्ष के लिए जो समिति गठित की जाती है वो जो है समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाती है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित होती है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। तो इस तरह से कुल 6 सदस्यीय समिति है। प्रधानमंत्री 1, लोकसभा अध्यक्ष 2, गृह मंत्री 3, मुख्य विपक्षी दल के नेता 4 और राज्यसभा उपसभापति ये हो गया जो है। कुल मिलाकर के इतने सदस्य होते हैं इसमें, ध्यान दीजिए। एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं और राज्यसभा उपसभापति शामिल होते हैं। तो इस तरह से इतने लोगों की जो समितियां होती हैं उस समितियों के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का गठन होता है और इसमें जो है राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। प्रश्न है कि हठ योग के प्रणेता थे। हठ योग के प्रणेता कौन थे? इसके जो ऑप्शंस हैं आपके, ए महावीर स्वामी, बी योगी राज गोरखनाथ, सी नेमिनाथ एंड डी पतंजलि। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि हठ योग के प्रणेता कौन है। स्वामी जी नहीं, नेमिनाथ नहीं, पतंजलि नहीं, बल्कि कौन है? योगीराज गोरखनाथ जी हठ योग के प्रणेता माने जाते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। गोरखनाथ के जो अनुयायी हैं वो प्रमुख रूप से हठ योग की साधना करते हैं। तो गोरखनाथ के अनुयायी हठ योग की साधना करते हैं और उन्हें नाथ योगी भी कहा जाता है। तो गोरखनाथ की जो अनुयायी हैं वे हठ योग की साधना करते हैं और उन्हें नाथ योगी भी कहा जाता है। इसके बारे में आप सभी लोग भली बात जानते भी होंगे। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया जो आपका अनिवार्य जो प्रश्न पत्र है राष्ट्र गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार अध्ययन उससे संबंधित थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, सहपाठियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे भी वे इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर भी हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज को आसानी से ढूंढ पाएं, आसानी से सर्च कर पाएं और उसको देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उस घंटी के आकार को, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस में से आप आल के आइकन को सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप आल के आइकन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम जल्द ही मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।